नमस्कार साथियों, मुख्य शिक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे बीए थर्ड ईयर रेगुलर एंड प्राइवेट मेन एग्जामिनेशन 2020 की आंसर शीट। जो इस समय एग्ज़ाम हो रही है उसकी आंसर शीट आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। सोशियोलॉजी पेपर फर्स्ट एंड सेकंड, जिसकी आंसर शीट है। आंसर शीट खंड आ यानी सेक्शन ए, बेसिक ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट्स, जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया था, विज्ञानों के संस्तरण का वर्णन करें। प्रश्न था अपना पहला, खंड आ में जो पहला प्रश्न था, विज्ञानों के संस्तरण का वर्णन करें। इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर आपको लिखना है 250 शब्दों में। जो ये आंसर है, समाजशास्त्र जैसे नवीन विज्ञान को सुदृढ़ आधार प्रदान करने के लिए अगस्त काम्टे ने, साथियों यहाँ अगस्त काम्टे हैं, अगस्त काम्टे ने समस्त विज्ञानों के विकास क्रम का एक आधार सिद्धांत प्रतिपादित किया। एक सिद्धांत प्रतिपादित किया। उसने विकास क्रम के आधार पर विभिन्न विज्ञानों का संस्तरण प्रस्तुत करते हुए समाजशास्त्र को सबसे नवीन और जटिलतम सिद्ध करने का प्रयास किया, जिसका क्षेत्र अपेक्षाकृत विस्तृत है। यह सब करके वे प्रत्येक विज्ञान के विकास की स्थिति को स्पष्ट करना चाहते थे। यह सब करके वे प्रत्येक विज्ञान के विकास की स्थिति को स्पष्ट करना चाहते थे। विज्ञानों का संस्तरण का सिद्धांत काम्टे के अनुसार वर्गीकरण निम्न प्रकार हैं। आ वाला देखना है, हेडिंग डालना है बढ़ती हुई निर्भरता का क्रम, जिसके बाद उसमें लिखना है, काम्टे के मत में ज्ञान की प्रत्येक शाखा अपने से पूर्व विकसित विज्ञानों के द्वारा प्रतिपादित नियमों पर आश्रित होती है और अपने पश्चात उदित होने वाले विज्ञानों का मार्ग प्रशस्त करती है। जिसके बाद लिखना है आपको आपकी आंसर शीट में, अर्थात नवीनतम विज्ञान सबसे अधिक आश्रित होता है। अर्थात नवीनतम विज्ञान सबसे आश्रित होता है और प्राचीनतम विज्ञान आत्मनिर्भर और स्वतंत्र, अर्थात पहला विज्ञान स्वतंत्र होगा। अर्थात पहला विज्ञान स्वतंत्र होगा। जिसके बाद लिखना है आपको, पहले पर निर्भर एवं तीसरा पहले तथा दूसरे पर निर्भर होगा। खंड बा में लिखना है, हेडिंग डालना है बढ़ती हुई सामान्यता और बढ़ती हुई जटिलता। जिसके बाद लिखना है आपको, काम्टे के अनुसार जिस विज्ञान की विषय वस्तु जटिल होती है, जटिल होती जाएगी, वैसे वैसे वह दूसरे विज्ञान पर आश्रित होता जाएगा। इसका कारण स्पष्ट करते हुए काम्टे कहता है, सर्वाधिक घटनाएं सर्वाधिक सामान्य होती हैं। सर्वाधिक घटनाएं सर्वाधिक सामान्य होती हैं, सामान्य अर्थों में कि वे सब जगह विद्यमान होती हैं, क्योंकि घटनाओं में कार्य कारण संबंध होता है। क्योंकि घटनाओं में कार्य कारण संबंध होता है, ये लिखना है। जिसके बाद लिखना है, अतः सर्वप्रथम घटनाएं सर्वाधिक सामान्य और सरल होती हैं। सर्वप्रथम घटनाएं सर्वाधिक सामान्य और सरल होती हैं। जिसके बाद लिखना है आपको, एवं इनके प्रभाव से उत्पन्न अन्य घटनाएं क्रमशः जटिल होती हैं। इन घटनाओं का अध्ययन करने वाले विज्ञान भी क्रम से जटिल होते जाएंगे। जैसे जैसे विज्ञानों की जटिलता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उनकी सामान्यता कम होकर विशिष्टता में वृद्धि होती जाती है। काम्टे के इस नियम के अनुसार लिखना है, काम्टे के इस नियम के अनुसार प्रत्येक विज्ञान केवल पहले विज्ञानों पर आश्रित होता है। प्रत्येक विज्ञान केवल पहले विज्ञानों पर आश्रित होता है। जिसके बाद लिखना है, बल्कि अगले विज्ञानों के लिए खोज का आधार भी प्रस्तुत
करता है। अतः जो विज्ञान जटिलताओं और विशिष्टतम होगा वह विज्ञानों के संस्करण में सबसे अंतिम स्थान प्राप्त करेगा। जिसके बाद आपको लिखना है कॉपी में, उनके संस्करण को मोटे तौर पर निम्न प्रकार से देखा जा सकता है। साथियों, हमको ये 250 वर्ड में लिखना है, ठीक है। पहला पॉइंट है गणित शास्त्र। उनके संस्करण को जिस तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें पहला पॉइंट है गणित शास्त्र। दूसरा है जड़ पदार्थों से संबंधित विज्ञान, चेतन पदार्थों से संबंधित विज्ञान, जिसमें पहला पॉइंट हम जानेंगे गणित शास्त्र। हेडिंग डालना है गणित शास्त्र। विज्ञानों के वर्गीकरण में गणित प्रथम स्थान पर है। विज्ञानों के वर्गीकरण में गणित प्रथम स्थान पर है। काम्टे के मत में गणित शास्त्र सर्वाधिक सामान्य, सर्वाधिक प्राचीन, दोष रहित और आधारभूत विज्ञान है, जो अथवा शासित और आत्मनिर्भर भी है। इसके बाद आपको लिखना है दूसरा पॉइंट है जड़ पदार्थों से संबंधित विज्ञान। काम्टे ने अन्य विज्ञानों के स्थान निर्धारण के लिए पूर्व घटनाक्रम को 2 भागों में बांटा है। पहला भाग है जड़ और दूसरा भाग है चेतन। जिसके बाद लिखना है जड़ियाँ अचेतन पदार्थ में सामान्यता अधिक होती है, इसलिए काम्टे ने गणित शास्त्र के बाद उन विज्ञानों को स्थान दिया जो अचेतन घटनाओं का अध्ययन करते हैं। जिसके बाद आपको लिखना है अचेतन घटनाओं को काम्टे 2 भागों में बांटता है। जो अचेतन घटनाएं हैं उसे काम्टे 2 भागों में बांटता है। पहला भाग है खगोल संबंधी घटनाएं और दूसरा भाग है पार्थिव या स्थानीय घटनाएं। जिसके बाद हम लिखेंगे पॉइंट सा वाला, चेतन जीवन की घटनाओं से संबंधित विज्ञान, जिसमें आपको लिखना है चेतन घटनाओं में अधिक जटिलता होती है, इसलिए इनका अध्ययन करने वाले विज्ञानों का स्थान बाद में आता है। यह घटनाएं 2 प्रकार की होती है। यह घटनाएं कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की होती हैं। एक है व्यक्तिगत और दूसरी है सामूहिक। जिसके बाद आपको लिखना है व्यक्तिगत चेतन घटनाओं के अंतर्गत वनस्पति, पशु तथा मानव जाति की शारीरिक संरचना और क्रिया आ जाती है। इनका अध्ययन जीवन शास्त्र के अंतर्गत होता है। जिसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा गया था, जिसका आंसर ये है एक्सप्लेन द एजिल मॉडल, जिसमें आपको लिखना है हेडिंग डालना है सबसे पहले एजिल के प्रतिरूप। यहाँ पर हेडिंग डालना है आपको। जिसके बाद उस हेडिंग के बाद लिखना है एजिल प्रतिमान 1950 के दशक में अमेरिकी समाजशास्त्री टेलकोट पार्सन्स द्वारा बनाई गई एक समाजशास्त्री योजना है। एजिल प्रतिमान 1950 के दशक में अमेरिकी समाजशास्त्री टेलकोट पार्सन्स द्वारा बनाई गई एक समाजशास्त्री योजना है। यह कुछ सामाजिक कार्यों का एक व्यवस्थित चित्रण है, जिसे प्रत्येक समाज को स्थिर सामाजिक जीवन को बनाए रखने में सक्षम होना चाहिए। जिसके बाद आपको लिखना है एजिल प्रतिमान पार्सन्स के बड़े एक्शन सिद्धांत का एक हिस्सा है, जो उनकी उल्लेखनीय पुस्तक द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, द सोशल सिस्टम और बाद के कार्यों में उल्लेखित है। जिसका उद्देश्य सभी एक्शन सिस्टम और अंततः लिविंग सिस्टम के एकीकृत मानचित्र का निर्माण करना है। जिसके बाद आपको लिखना है वास्तव में वास्तविक एजिल प्रणाली केवल 1956 में अपने पहले विस्तृत रूप में दिखाई दी और पार्सन्स ने अपने शेष बौद्धिक जीवन के दौरान इस प्रणाली को
जटिलता की विभिन्न परतों में विस्तारित किया। अपने जीवन के अंत में उन्होंने एक्शन सिस्टम में एक नया आयाम जोड़ा, जिसे उन्होंने मानव स्थिति का प्रतिमान कहा। उस प्रतिमान के भीतर कार्रवाई प्रणाली ने अभिन्न आयाम पर कब्जा कर लिया। जिसके बाद आपको कॉपी में लिखना है, पार्सन्स का सिद्धांत क्रिया सिद्धांत के प्रतिमान का एक हिस्सा है। एजिल पूरे सामान्य एक्शन सिस्टम यानी मानव स्थिति प्रतिमान सहित के लिए कार्यात्मक योजना का प्रतिनिधित्व करता है, ताकि एजिल सांस्कृतिक प्रणाली, व्यक्तिगत प्रणाली आदि को भी परिभाषित करता है। सामाजिक प्रणाली एक्शन सिस्टम के अभिन्न अंग का प्रतिनिधित्व करती है और केवल इस तरह से सिस्टम के अधिक से अधिक के भीतर एक सब सिस्टम है। जिसके बाद उदाहरण में आपको लिखना है, उदाहरण के लिए एजिल फंक्शनल स्कीम की सांस्कृतिक प्रणाली का क्रम निम्न है। ए का मतलब होगा संज्ञानात्मक प्रतीक। जो ए है इसका प्रतीक क्या है? इसका मतलब संज्ञानात्मक प्रतीक। जिसके बाद जी आता है, जी का मतलब होगा अभिव्यक्ति का प्रतीक। इसके बाद आई नैतिक मूल्यांकन का प्रतीक और एल संवैधानिक का प्रतीक। जिसके बाद आपको कॉपी में लिखना है, समाज इस प्रतिमान में सामाजिक प्रणाली के प्रोटोटाइप श्रेणी के रूप में परिभाषित किया गया है, जो आवश्यक कार्यात्मक पूर्वापेक्षाओं को पूरा करता है, जो सिस्टम की सार्वभौमिक विशेषताओं को परिभाषित करता है। एजिल योजना 4 व्यवस्थित मूल कार्यों को रेखांकित करती है, जो किसी भी समाज के लिए समय के साथ बने रहने में सक्षम होने के लिए आवश्यक शर्तें हैं। यह गलत धारणा है कि सिस्टम फंक्शंस संस्थान हैं। वे स्थानों की तुलना और सैद्धांतिक समझ के बहुत उच्च स्तर पर मौजूद है। जिसके बाद आपको लिखना है, फिर भी प्रत्येक सिस्टम संस्थानों द्वारा बसा हुआ है। संस्थानों के अपने स्वरूप, प्रकृति और विनिर्देश के आधार पर या तो सार्वभौमिक निहितार्थ या ऐतिहासिक निहितार्थ है। यह प्रणाली अपने स्थानों की प्रकृति को आकार देती है, ताकि राजनीतिक प्रणाली राजनीतिक संस्थानों की कक्षा हो। इसके बाद लिखना है, शेयर बाजार आमतौर पर एक राजनीतिक संस्थान के रूप में ही नहीं माना जाता, फिर भी स्टॉक मार्केट में राजनीतिक कार्य हो सकते हैं, जो एक अलग विश्लेषणात्मक मुद्दा है। इसके बाद हम जानेंगे खंड बा के क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, वैज्ञानिक सामाजिक अनुसंधान के चरण लिखिए। वैज्ञानिक सामाजिक अनुसंधान के चरण लिखिए। यहाँ पर वे है वैज्ञानिक सामाजिक अनुसंधान के चरण लिखिए, जिसमें सीख रहे हैं सेक्शन बी के मेथड्स ऑफ सोशल रिसर्च। इसका आंसर जानेंगे हम। आपको आंसर लिखना है, सबसे पहले हेडिंग डालना है सामाजिक अनुसंधान के चरण, जिसमें आपको लिखना है, सामाजिक अनुसंधान का मुख्य लक्ष्य सत्य की खोज करना है। सामाजिक अनुसंधान का मुख्य लक्ष्य सत्य की खोज करना है। इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। यह विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया ही अनुसंधान में एक क्रम की व्यवस्था को बनाए रखती है। साथियों, यहाँ पर ग्राम नहीं है, यहाँ एक क्रम है। एक क्रम की व्यवस्था को बनाए रखती है। निश्चित व्यवस्था के अनुसार निर्धारित यह विभिन्न प्रक्रियाओं की सामाजिक अनुसंधान की प्रमुख चरण कहलाती है। जिसके बाद लिखना है, भिन्न भिन्न विद्वानों ने विभिन्न चरण बताए।
पीवी यंग के अनुसार पहला चरण बताया गया काम चलाओ उपकल्पना का निर्माण। दूसरा चरण बताया सामग्री का अवलोकन, संग्रह तथा लेखन। तीसरा चरण बताया लिखित सामग्री का श्रेणियों अथवा क्रम में वर्गीकरण। यह आपको लिखना है। जिसके बाद लिखना है सामाजिक शोध के विभिन्न चरणों की व्याख्या करते समय यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि प्रत्येक चरण एक क्रमबद्ध श्रृंखला में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पर निर्भर भी हैं। इसके बाद लिखना है अर्थात एक चरण के समापन के बिना दूसरे चरण की क्रिया नहीं की जा सकती। जैसे तथ्य संकलन के पश्चात ही तत्वों का वर्गीकरण संभव है। जिसके बाद आपको लिखना है दूसरे यह चरण मोटे तौर पर एक विस्तृत शोध की योजना प्रस्तुत करते हैं। विशिष्ट शोध के संदर्भ में इन चरणों में कुछ अंतर हो सकता है। तीसरे यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि प्रत्येक चरण स्वयं कई उप चरणों में विभक्त किया जा सके। जिसके बाद आपको लिखना है इस प्रकार सामाजिक अनुसंधान के निम्नलिखित प्रमुख चरण समझे जा सकते हैं। इस प्रकार सामाजिक अनुसंधान के निम्नलिखित प्रमुख चरण समझे जा सकते हैं, जिसमें पहला जो चरण है समस्या का चुनाव। हेडिंग डालना है पहला समस्या का चुनाव, जिसमें इसके अंतर्गत आपको लिखना है अध्ययन कार्य प्रारंभ करने से पूर्व किसी न किसी समस्या का चयन किया जाता है। अध्ययन कार्य प्रारंभ करने से पूर्व किसी न किसी समस्या का चयन किया जाता है, जिसके आधार पर सामाजिक अनुसंधान आगे बढ़ता है। विषय का चुनाव ऐसा हो जिसमें तथ्यों का संकलन किया जा सके। विषय का चुनाव करते समय क्षेत्र अध्ययन पद्धतियों आदि का ध्यान रखा जाता है कि वह विशेष शोध कार्य के दृष्टिकोण से व्यावहारिक है अथवा नहीं। जिसके बाद लिखना है अर्थात उसके संबंध में उपलब्ध वैज्ञानिक विधियों की सहायता से अध्ययन करना संभव है। यह नहीं, साथ ही इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि जिस विषय को अध्ययन के लिए चुना गया है उसका क्षेत्र उतना ही अधिक विस्तृत ना हो कि वह उसके संबंध में अध्ययन करना ही असंभव है। जिसके बाद दूसरा पॉइंट है, हेडिंग डालना है विषय से संबंधित साहित्य का अध्ययन, जिसमें लिखना है शोध में समस्या से संबंधित समस्त साहित्य एक पुस्तक सूची निर्माण की जाती है। विषय की एक सूची बना ली जाती है। सामान्यतः शोध विषय से संबंधित अन्य कृतियों तथा विशेषज्ञों के विचारों से परिचित होने पर प्रारंभ जटिल एवं स्पष्ट प्रतीत होने वाले शोध कार्य के लक्ष्यों का स्पष्टीकरण हो जाता है। जिसके बाद तीसरा पॉइंट है, यानी तीसरा चरण है इकाइयों का निर्धारण। हेडिंग डालना है इकाइयों का निर्धारण। सामाजिक शोध का एक अन्य प्रमुख चरण शोध से संबंधित इकाइयों का निर्धारण और उन इकाइयों को स्पष्टता परिभाषित करता है। इकाइयों का निर्धारण करते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए कि इकाइयां अध्ययन के उद्देश्य से संबंधित हो और साथ ही संपूर्ण समग्र से समरूपता रखने वाली हो। इकाइयों का पूर्णतः स्पष्ट और सुपरिभाषित होना आवश्यक है। अध्ययन की इकाइयां ऐसी हो सकती है जो अत्यंत सरल मालूम पड़े, जैसे निर्धन, कृषक, श्रमिक आदि। चौथा पॉइंट आपको लिखना है उपकल्पना का निर्माण। उपकल्पना का निर्माण, जिसमें आपको लिखना है आपकी कॉपी में इस समस्या का अध्ययन करने के लिए पूर्वानुमान, प्रचलित विचार, अनुभव आदि का सहारा लेते हैं। इस समस्या का अध्ययन करने के लिए पूर्वानुमान,
प्रचलित विचार, अनुभव आदि का सहारा लेकर आगे बढ़ा जा सकता है। वैज्ञानिक पद्धति में सर्वप्रथम चुनी हुई समस्या से संबंधित उपकल्पना का निर्माण किया जाता है। जिसके बाद लिखना है, यह उपकल्पना सांस्कृतिक प्रति मानव पूर्व निर्धारित सिद्धांतों, उपमान, व्यक्तिगत अनुभव आदि के आधार पर बनाई जाती है। वास्तविक दृष्टिकोण से देखने पर यह विदित होता है कि उपकल्पना ही अंतिम चरण में संपूर्ण अनुसंधान पराक्रम के आधार पर एक नियमबद्ध तथा स्पष्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है, जिससे इस अनुसंधान का संदर्भ आगामी अनुसंधानों के लिए सरलतापूर्वक उपलब्ध हो सके और इस अनुसंधान की जानकारी इस क्षेत्र के अन्य संबंधित व्यक्तियों की हो सके। सारे अध्ययन का केंद्र बिंदु, क्योंकि उपकल्पना की सत्यता को परखने के लिए सारा अध्ययन किया जाता है। जिसके बाद 5वां पॉइंट लिखना है आपको। हेडिंग डालना है अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण, जिसमें लिखना है अध्ययन क्षेत्रीय शोध का निर्माण मूलतः शोध विषय की प्रकृति पर निर्भर करता है। शोधकर्ता को अपने अध्ययन क्षेत्र का स्पष्टता निर्धारण कर लेना चाहिए ताकि तथ्यों का वस्तुनिष्ठ ढंग से संकलन किया जा सके। शोध क्षेत्र के निर्धारण का तात्पर्य यही है कि शोध कार्य प्रारंभ करने से पूर्व शोधकर्ता को अपने अध्ययन क्षेत्र की सीमाओं, भौगोलिक, जनसंख्या आत्मक तथा अन्य आधार पर निर्मित का निर्धारण कर लेना चाहिए। जिसके बाद 6वां पॉइंट है, हेडिंग डालना है सूचना के स्रोतों, अध्ययन साधनों तथा विधियों का चुनाव, जिसमें आपको लिखना है प्रकल्पना के निर्माण के पश्चात शोधकर्ता को तथ्य एवं सूचना के स्रोतों का पता लगाना होता है। सूचना के स्रोत मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्राथमिक व क्षेत्रीय स्रोत और दूसरा है द्वितीयक या प्रलेखीय स्रोत। इसके बाद हमको लिखना है 7वां पॉइंट, जिसमें हेडिंग में लिखना है आपको तथ्यों का अवलोकन तथा सामग्री का संकलन, जिसमें लिखना है अनुसंधानकर्ता अध्ययन साधनों एवं विधियों का चुनाव करने के बाद इस अनुसंधान की जानकारी इस क्षेत्र के अन्य संबंधित व्यक्तियों की हो सके निकल जाता है। ज्ञानेंद्रियों और साधनों की सहायता से वह सूचना एकत्रित करते हैं। जिसके बाद लिखना है उससे यह यथार्थ एवं सत्य तथ्य को अवलोकन से प्राप्त समस्त सामग्री को लेखन क्रिया द्वारा लिपिबद्ध कर लेता है। जिसके बाद 8वां पॉइंट लिखना है आपको तथ्यों का अवलोकन एवं संकलन, जिसमें लिखना है शोध कार्य की संपूर्ण योजना के तैयार हो जाने के बाद क्षेत्रीय कार्य प्रारंभ होता है। अब तथ्य संकलन हेतु अवलोकन तथा अध्ययन के अन्य उपकरणों एवं पूर्व विधियों का सहारा लिया जाता है। जिसके बाद लिखना है शोध प्रक्रिया के इस स्तर पर तथ्य संकलन हेतु सूचनादाताओं से संपर्क स्थापित किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट 9वां पॉइंट है वर्गीकरण तथा विश्लेषण, जिसमें लिखना है शोध का चौथा प्रमुख चरण एकत्रित सामग्री का वर्गीकरण एवं विश्लेषण है। संकलित सामग्री पूर्व बिखरी हुई ढेर रहती है, वह ढेर को अलग अलग करके श्रेणियों में उनके कर्म के अनुसार रखता है। यह वर्गीकरण और विश्लेषण सामग्री को वैज्ञानिक रूप देता है। यह 9वां पॉइंट हो गया। जिसके बाद 10वां पॉइंट आपको लिखना है प्रतिवेदन। अंतिम चरण में संपूर्ण अनुसंधान प्रक्रम के आधार पर एक नियमबद्ध तथा स्पष्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है, जिससे इस अनुसंधान का संदर्भ आगामी अनुसंधान के लिए सरलतापूर्वक उपलब्ध हो सके।
इस अनुसंधान की जानकारी इस क्षेत्र के अन्य संबंधित व्यक्तियों की हो सके। साथियों, यह हो गया अपना तीसरा क्वेश्चन। जिसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लिखना है। प्रश्न पूछा गया है, नेक्स्ट पेपर में प्रश्न यह पूछा गया है, वैज्ञानिक पद्धति की परिभाषा दीजिए तथा इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। वैज्ञानिक पद्धति की परिभाषा दीजिए तथा इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जिसमें आपको लिखना है, समाजशास्त्र के जनक अगस्त काम्टे के अनुसार, समाजशास्त्र के जनक अगस्त काम्टे के अनुसार निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग, वर्गीकरण की व्यवस्थित कार्य प्रणाली ही वैज्ञानिक पद्धति है। समाजशास्त्र के जनक अगस्त काम्टे के अनुसार निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण की व्यवस्थित कार्य प्रणाली ही वैज्ञानिक पद्धति है। जिसके बाद आपको कॉपी में लिखना है, प्राकृतिक विज्ञान में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक विज्ञान में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है, इसलिए उसे यथार्थ एवं स्वतंत्र विज्ञान माना जाता है। साथियों, जिसके बाद आपको लिखना है, परंतु आधुनिक समाजशास्त्रियों ने सामाजिक विज्ञानों से संबंधित विषयों, सामाजिक घटनाओं एवं तथ्यों को समझने एवं यथार्थ ज्ञान के लिए वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग पर बल दिया है। इसके बाद लिखना है, इसी कारण आज समाजशास्त्र एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में स्थापित हो सका। जिसके बाद लिखना है, कार्ल पियर्सन नए वैज्ञानिक पद्धति के महत्व को निम्नलिखित शब्दों में प्रकट करता है। सत्य का और संक्षिप्त मार्ग नहीं है। सत्य का और संक्षिप्त मार्ग नहीं है, आपको कॉपी में लिखना है। जिसके बाद नेक्स्ट लिखना है, ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति के अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है। जिसके बाद नेक्स्ट लिखना है, वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताएं। वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताएं जो प्रश्न में पूछा गया था वो बता देता हूं। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताओं को आसानी से ज्ञात किया जा सकता है, जो कि निम्नलिखित हैं। सबसे पहले लिखना है आपको सत्यापनशीलता। सबसे पहला हेडिंग डालना है सत्यापनशीलता, जिसमें आपको लिखना है, वैज्ञानिक विधि की प्रथम विशेषता यह है कि प्राप्त तथ्यों का या निष्कर्षों का सत्यापन या सत्यता की परीक्षा की जा सकती है। सत्यापन या सत्यता की परीक्षा का तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति सामान्य दशाओं में 19 वर्षों की जांच करके समान परिणामों पर पहुंच सकता है। सत्यापन के लिए आवश्यक है कि उस शक्ति का अवलोकन किया जा सकता है। जिसके बाद दूसरा पॉइंट है तटस्थता अथवा वैश्विकता विज्ञान। ये हेडिंग डालना है और हेडिंग के बाद लिखना है, वैज्ञानिक के निजी विचार अथवा पूर्व निर्मित भावनाएं तथा धारणाएं उसके अध्ययन को प्रभावित नहीं करती, जैसा वह अवलोकन करता है वैसा ही प्रस्तुत करता है। इसे ही हम तटस्थता कहते हैं। अध्ययन यदि ये गलत है, अध्ययन यदि नहीं होता है तो वह अध्ययन इतना सत्य नहीं हो सकता जितना होना चाहिए, और उसके द्वारा प्राप्त निष्कर्षों की जांच भी संभव नहीं होगी। इसलिए वैज्ञानिक विधि से प्राप्त निष्कर्षों में यह विशेषता रहती है। जिसके बाद तीसरा पॉइंट लिखना है, तर्क की प्रधानता। हेडिंग डालना है तर्क की प्रधानता, जिसमें लिखना है, वैज्ञानिक पद्धति की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह तर्क पर आधारित है, तब तक और विवेक से जुड़ा हुआ है। इस पद्धति के अंतर्गत संकलित तथ्यों का विश्लेषण भी तार्किकता के आधार पर किया जाता है।
यदि कहा जाए कि वैज्ञानिक पद्धति का आधार ही तर्क या तार्किकता है तो इसमें किसी भी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं है। जिसके बाद चौथा पॉइंट में लिखना है आपको वस्तुनिष्ठता, हेडिंग डालना है वस्तुनिष्ठता, चौथा पॉइंट जिसमें आपको लिखना है वैज्ञानिक पद्धति में वस्तुनिष्ठता पर विशेष बल दिया जाता है। बिना वस्तुनिष्ठता के वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालना किसी भी रूप से संभव नहीं है। जिसके बाद लिखना है वस्तुनिष्ठता का तात्पर्य है घटनाओं का अध्ययन ठीक उसी रूप में करना जिस रूप में वह है। पांचवा पॉइंट लिखना है आपको सामान्यता। सामान्यता में लिखना है सामान्यता से तात्पर्य है कि जिस तत्व की वैज्ञानिक खोज की जाए अथवा जो नियम खोज के आधार पर निर्धारित किए जाए वह किसी भी तथ्य पर लागू न होकर समूचे वर्ग या समूह पर लागू होने का अर्थ का क्या तात्पर्य है कि वह स्ववर्गीय समूह पर जिन विशेष परिस्थितियों के लिए उस सिद्धांत का निर्माण हुआ है उनसे वह अवश्य खरा उतरे। जिसके बाद छठा पॉइंट है पूर्वानुमान क्षमता। पूर्वानुमान क्षमता जिसमें आपको लिखना है वैज्ञानिक पद्धति की पांचवी विशेषता भविष्य की ओर संकेत करने की क्षमता है। वैज्ञानिक पद्धति की पांचवी विशेषता भविष्य की ओर संकेत करने की क्षमता है। वैज्ञानिक विधि द्वारा प्राप्त निष्कर्ष आज भी सत्य है, भविष्य में भी समान परिस्थितियों में सत्य रहेगा। यहाँ पर शक्ति नहीं है, यहाँ सत्य, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई। वैज्ञानिक विधि की यह प्रमुख विशेषता है कि यदि अन्य बातें समान रहे तो प्राप्त निष्कर्ष भी सत्य होगा। उसके आधार पर भविष्यवाणी या पूर्वानुमान की क्षमता इसकी विशेषता है। जिसके बाद आपको सातवां पॉइंट है व्यवस्था या क्रम। लिखना है उपरोक्त पांचों विशेषताओं के अतिरिक्त एक छठी विशेषता निष्कर्षों से संबंधित है जो निष्कर्षों की प्राप्ति के साधन की ओर संकेत करती है, अर्थात उस व्यवस्था की ओर जो इन निष्कर्षों को शक्ति निश्चित सामान्य निष्पक्ष एवं भविष्यवाणी करने में सक्षम बनाने का मौलिक अधिकार है। साथियों यह मौलिक अधिकार नहीं है, यह मौलिक आधार है। जिसके बाद लिखना है प्रत्येक वैज्ञानिक अध्ययन में एक विशिष्ट ढंग अपनाया जाता है। तथ्यों की खोज एक क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित प्रणाली के द्वारा की जाती है। आठवां पॉइंट है जिसमें लिखना है सिद्धांत सार्वभौमिक। जिसमें आपको लिखना है समाज विज्ञान वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेते हुए जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं विशाल भौमिक प्रकृति के होते हैं। इसका तात्पर्य है कि यदि परिस्थितियां समान रहे तो समाज विज्ञान में विकसित सिद्धांत विभिन्न समाजों और कालों में खरे उतरते हैं। उदाहरण के रूप में यह सिद्धांत सार्वभौमिक रूप से ठीक पाया गया है कि पारिवारिक विघटन सामाजिक विघटन एवं आधारित है, सामाजिक विघटन पर आधारित है। जिसके बाद लिखना है अनुसंधान की प्रत्येक प्रणाली के दो पक्ष होते हैं, एक है तकनीकी पक्ष और दूसरा है तार्किक पक्ष। या पक्षी नहीं है, पक्ष है। पहला पक्ष सामग्री के संकलन के लिए उपयोग में आता है तथा दूसरा पक्ष तथ्यों के निर्धारण व निष्कर्षों के विवेचन में काम आता है। इसके बाद लिखना है वैज्ञानिक पद्धति एक व्यवस्थित पद्धति है जिसमें तथ्यों के संग्रह तथा निर्वचन का क्रम एक निश्चित नियम तथा व्यवस्था के अनुसार किया जाता है। जिसके बाद 9वां पॉइंट लिखना है निश्चितता। वैज्ञानिक विधि की यह भी विशेषता है कि उसमें निश्चितता होती है। वैज्ञानिक पद्धति निश्चित स्पष्ट तथा विशिष्ट होती है। इसकी निश्चितता की जांच प्रत्येक व्यक्ति सुविधानुसार कभी भी किसी भी समय कर सकता है। इस विशेषता के कारण वैज्ञानिक अध्ययन में तत्वों की स्पष्ट परिभाषा की जाती है ताकि भविष्य में उसके सत्यापन करने में कठिनाई ना हो। 10वां पॉइंट है हेडिंग डालना है क्या है
का उल्लेख कीजिए। क्या है? का उल्लेख कीजिए। लिखना है वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत वास्तविक घटनाओं की विवेचना की जाती है। उदाहरण के रूप में विज्ञान तो किसी भी घटना या तथ्यों के आधार पर ठीक उसी रूप से उल्लेख करता है जिस रूप से वह है, ना कि यह बताने का प्रयत्न करता है कि वह अच्छी है या बुरी। साथियों, ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करते हैं आपने आपकी आंसर शीट में ये सारे प्रश्न लिख लिए होंगे सोशियोलॉजी के। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।